In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। आज है 27 फरवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयर स्पेस डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अभी आप जिनकी आवाज़ सुन रहे थे ये थे हमारे देश के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी श्री विजय केशव गोखले जी। आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि अभी तत्कालिक भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। तो ये विषय इसलिए डिस्कशन का अभी टॉपिक बना हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत ने अलाउ किया था इमरान खान की एयरक्राफ्ट को भारत का जो एयर स्पेस है इसे यूज करके श्रीलंका जाने के लिए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए। आइए देखते हैं आखिर ये एयर स्पेस डिप्लोमेसी होती क्या है। तो इन सब की शुरुआत देखिए वैसे तो 1952 से ही हुई थी। आज़ादी के कुछ साल बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच ये एयर स्पेस डिप्लोमेसी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी ये फिलहाल चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में 40 जवान के शहीद होने के बाद भारत ने इसका रिटेलिएटरी एक जवाब दिया था बालाकोट एयर स्ट्राइक से, जिसका अभी अभी आपने वीडियो में वर्णन सुना। और ये बालाकोट एयर स्ट्राइक होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आज 27 फरवरी जब मैं आपसे इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूँ, इससे ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन 2019 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसका रिटेलिएशन जवाब दिया था और उसका सामना हमारे भारत के एयरफोर्स ने किया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा और ये काफ़ी चर्चा में उस समय रहे थे। और धीरे धीरे देखिए ये एयर स्पेस डिप्लोमेसी बहुत बड़ी आकार लेती गई और इसका कारण भी था। इसके पीछे सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ही कारण था। देखिए पाकिस्तान बहुत सारे कारणों से भारत से नाखुश है, भारत भी बहुत सारे कारणों से पाकिस्तान से नाखुश रहता है। और इसी के बीच में आपको पता हो कि हमारे पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। अगस्त 5, 2019 में जब हमने ये बिल पास किया था उसके बाद से ही पाकिस्तान और भी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स हमारे अगेंस्ट यूज़ करने लगा। उसने अपनी तरफ से सारी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, भारत को सबके सामने एक नेगेटिव इमेज भारत का क्रिएट करने का कोशिश किया गया था क्योंकि इसमें आर्टिकल 370 और 335 इन दोनों को भारत के संविधान से स्क्रैप कर दिया गया था। और इसी के लिए आपको शायद पता भी होगा कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि पाकिस्तान हैज़ रिजेक्टेड इंडियाज़ रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज़ एंड ब्रूटलिटीज़ दैट इंडिया इज़ डूइंग ऑन कश्मीरीज। तो ये कश्मीर का जो मुद्दा था ये उनके लिए ज़्यादा उन्होंने इसे उठाने का प्रयास किया और यही कारण था कि किसका आखिर उन्होंने रिजेक्ट किया था रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया था किसी और का नहीं बल्कि भारत के प्रेसिडेंट का। जब रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं ये आइसलैंड के दौरे पे थे सितंबर 2019 में और उस समय भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि हम पाकिस्तान से कि हम आपके एयर स्पेस को यूज करेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रपति आइसलैंड जाएंगे एक ऑफिशियल विजिट पे। तो इस परमिशन को पाकिस्तान ने ग्रांट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया था। और इसके कुछ दिन के बाद आपको पता हो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस जाने वाले थे। उस समय भी भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें अपना एयर स्पेस प्रोवाइड करें क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस जाने वाले हैं, ऑफिशियल विजिट पर है। और इस बार भी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया हमारे रिक्वेस्ट को। तो यही चर्चा का विषय बना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस डिप्लोमेसी गर्म हुई। और ये देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशन है ये 1947-48 का वार हो, 1965 और 71 का वार हो, 1999 का वार हो, तो ये तो वार ऐसे है जो हमारे सेनाओं ने लड़ा था। इसके अलावा भी भारत और पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हमेशा से एक दूसरे से किसी न किसी मुद्दे पर सामने भिड़ते रहा है और कहीं ना कहीं अभी तक जो सीनरी बना है इसमें भारत हमेशा पाकिस्तान से आगे रहा है। तो आइए देखते हैं जो एयर स्पेस डिप्लोमेसी है ये कैसे कैसे इवॉल्व हुई और क्या वाकई में इसमें भारत हमेशा से आगे रहा है या पाकिस्तान के ऊपर हमारा ज़्यादा दबदबा रहा है, ये देखने की बात है। फिलहाल आपको बता दें जो हमारा इंटरनेशनल जो एयर स्पेस का जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है वो
यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो ICAO है यही हमारी जो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसे बनाया गया था शिकागो कन्वेंशन 1944 के आधार पर और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है ICAO का हेडक्वार्टर। तो देखिए ये किस तरह से अपने फैसले को सुनाती आई है आज तक हमारे एयर स्पेस डिप्लोमेसी के बीच में। देखिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। तो शिकागो कन्वेंशन आखिर कहता क्या है। देखिए जब हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जाने के लिए जब हमने एयर स्पेस का रिक्वेस्ट किया था तो पाकिस्तान ने उसे रिजेक्ट किया और इसके बाद हम पहुंचे थे ICAO के पास अपने कंप्लेन को लेकर के। तो ICAO ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया का जो कंसर्न है ये स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि जब इंडिया के जो फ्लाइट थे इसमें उनके हेड ऑफ द स्टेट ट्रैवल कर रहे थे और हेड ऑफ द स्टेट जब ट्रैवल करते हैं तो उस फ्लाइट को स्टेट एयरक्राफ्ट कंसीडर किया जाता है एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द शिकागो कन्वेंशंस प्रोविजन। यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए लगा कि ये शायद हमारी विक्ट्री है क्योंकि ICAO ने हमारे पक्ष में अभी तक बात कही है, लेकिन डिस्पाइट इट्स इनिशियल स्टेटमेंट ICAO ने बाद में रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, अब ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन और ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी अब रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंटरनेशनल एविएशन मैटर्स के लिए हम ही सबसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें इस मैटर को या इसके भविष्य में ऐसे घटना ना घटे इसके लिए हमारे जो इंटरप्रिटेशन है इसको ब्रॉडर करना पड़ेगा। तो ये एयर स्पेस डिप्लोमेसी जो है, क्या ये पहली बार इस तरह की घटना घटी है? तो ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने पहले कहा था 1952 से ये चलती आ रही है। 1952 में हमने अफगानिस्तान जाने के लिए ओवरफ्लाइट राइट्स का रिक्वेस्ट किया था। ओवरफ्लाइट राइट्स होते हैं जैसे हम इंडिया में हैं और हमें अफगानिस्तान जाना है तो बीच में पड़ता है पाकिस्तान का एयर स्पेस। पाकिस्तान के एयर स्पेस में हम बिना लैंड किए हुए अफगानिस्तान जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है ओवरफ्लाइट राइट्स। तो ये ओवरफ्लाइट राइट्स जो होते हैं उस समय 1952 में जब हमने रिक्वेस्ट किया था तो पाकिस्तान ने उस समय रिजेक्ट कर दिया था और इसके कारण क्या हुआ था कि हमें लगभग भारत को 2080 माइल का जर्नी कवर करना पड़ा था इन कंपैरिजन टू 642 माइल्स अगर पाकिस्तान हमें वो रास्ता प्रोवाइड किया होता। और पाकिस्तान ने इसका हवाला क्या दिया था ये देखिए। 1952 में आपको पता हो कि पाकिस्तान दो भागों में था उस समय, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसको पाकिस्तान ने बोला कि हमारा जो वेस्टर्न प्रोविंस है ये एक प्रोहिबिटेड एरिया है और इसलिए हमने आपको ओवरफ्लाइट राइट्स नहीं दिए थे। हालांकि इसको लेकर के भारत फिर से शिकागो कन्वेंशन के थ्रू कंप्लेन करता है और फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए भारत अपनी डिमांड को उठाता है। यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे एयर स्पेस डिप्लोमेसी की। हालांकि इसके बाद 1971 में एक बार फिर से आपको पता होगा कि ये बहुत ही गर्म साल था भारत के इतिहास के लिए, राजनीतिक और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थे उसके लिए। इंदिरा गांधी की सरकार थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान है इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट, हाई टेंशन चल रहे थे। और इसी बीच क्या हुआ था, कश्मीर की जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी उसने हमारे एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया था और हाईजैक करके इसे डाइवर्ट करके लाहौर में लैंड कराया था इन्होंने। हालांकि इसमें जितने पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, उनको इन्होंने फ्री कर दिया था। पाकिस्तान ने देखिए ये आखिर लाहौर में लैंड कैसे किए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको असाइलम प्रोवाइड किया था। ये KNLF के जो मेंबर्स थे जिन्होंने हाईजैक किया था उनको पाकिस्तान ने असाइलम प्रोवाइड किया और इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने इन्हें अलाउ कर दिया कि हाँ आप चाहो तो एयरक्राफ्ट को ब्लो अप कर दो, हालांकि पैसेंजर्स और क्रू को आप फ्री कर दो। तो भारत इससे भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश हुआ था कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान के जो ओवरफ्लाइट राइट्स थे इसको सस्पेंड कर दिए। फिर पाकिस्तान पहुंचा अपने कंप्लेंट को लेकर के ICAO के पास और ICAO ने फिर इंडिया का जो स्टैंड था उसको सुना। ICAO के सामने इंडिया ने रखा कि देखिए इसमें आप कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि बायलैटरल एयर सर्विसेज जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये 1966 ताशकंद डिक्लेरेशन इसके थ्रू रेगुलेट होती है, तो इसमें ICAO का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें कि 1965 में भारत ऑलरेडी कश्मीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद ICAO जो काउंसिल थी इन्होंने अफर्म किया कि नहीं हमारा जुरिस्डिक्शन है इस केस पर और हम इसको लेकर के अपनी बात रख सकते हैं। इंडिया को ये बात पसंद नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि ICAO ने फिर एक बार इंडिया के अगेंस्ट जाने का रास्ता चुना था। तो इंडिया पहुंचा अब ICJ के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पर इंडिया पहुंचा। हालांकि यहाँ पर भी एक बार हमें
एक और हमारा निराशाजनक एक परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि आईसीजे ने अपहेल्ड किया था आईसीएओ काउंसिल्स की कंपिटेंसी को, और उन्होंने कहा था कि नहीं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कंपिटेंट है इस केस को सुनने के लिए। और जब तक आईसीजे का रूलिंग्स आते, अगस्त 1972 का वो महीना समय था, जब तक ये लीगल केस जो था ये खत्म होता, तब तक आपको शायद पता हो कि ऑलरेडी बांग्लादेश लिबरेट हो चुका था। और बांग्लादेश लिबरेट होने का मतलब था कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो थे, ये ईस्ट पाकिस्तान अब रीब्रांड हो गया था, रीनेम्ड हो गया था बांग्लादेश, और इस केस का अब कोई वजूद बचा नहीं था। तो यहाँ पर ये देखने की बात है। इसके बाद 1999 में भी हालांकि हम लोग के बीच का माहौल कुछ सही नहीं रहा था, और उस वक्त भी हमारे एयर स्पेस डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा था। फिर जो डिस्कशन का बात है कि क्या एयर स्पेस डिप्लोमेसी, ये जो परिस्थितियां हैं, ये क्या सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही क्रिएट हुई है, या इससे पहले भी किसी स्टेट्स, किसी कंट्री के बीच में ऐसी परिस्थिति हो चुकी है? तो देखिए, इसका आंसर एक बार फिर से है नो। ये इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ इन दोनों देश तक सीमित नहीं है। इससे पहले आपको पता होगा कि रसिया के दौरे पे थे एक बार बोलिवियन प्रेसिडेंट एवो मोराल्स, 2013 की ये घटना थी, और उस समय उन्होंने एक वहां पे अपना एक्सप्रेशन दिया था कि हम विलिंगनेस अपना ये करते हैं, शो करते हैं टू ग्रांट पॉलिटिकल असाइलम टू स्नोडेन। ये स्नोडेन है कौन? देखिए, स्नोडेन जो थे ये सब कॉन्ट्रैक्टर थे, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है यूएसए की, उसके ये सब कॉन्ट्रैक्टर थे, और इन्होंने कुछ हाईली क्लासिफाइड डेटा जो था, कुछ ऐसे डेटा जो किसी को बाहर नहीं लीक होने चाहिए, उनको इन्होंने लीक कर दिया था, और इसी के लिए ये असाइलम खोज रहे थे, क्योंकि यूएस इनके पीछे पड़ा था। और उस वक्त इनको असाइलम प्रोवाइड करने की बात उठा दी थी बोलिवियन प्रेसिडेंट एवो मोराल्स ने, और ये बात यूएस को और अन्य जो यूएस के एलाई कंट्री है उनको पसंद नहीं आई थी। और ये यूएस का ही प्रोपेगेंडा था कि बाकी देशों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने डिनाई कर दिया था प्रेसिडेंट को एयर स्पेस यूज करने के लिए, और बाध्य होकर के इन्हें लैंड करना पड़ा था ऑस्ट्रिया में। तो ये घटना सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, ये डिप्लोमेसी चलती आई है बहुत सालों से, और आगे के दिनों में हम शायद और भी ऐसी घटनाएं देखेंगे, जैसे जैसे जो कठिन परिस्थितियां एक वर्ल्ड अफेयर्स के लिए बनती जा रही है। तो देखने की बात है इस घटना को भारत आगे कैसे टैकल करता है, और आईसीएओ को किस तरह से हैंडल करता है, किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मानती है, और लगातार ये अपने आप को स्टैब्लिश करती आई है कि हम इन मैटर्स को देख सकते हैं, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। तो देखने की बात है ये आगे किस तरह से ये मैटर बढ़ता है। अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।